हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, पीजेंट ज़मींदार एंड द स्टेट, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर के बारे में। तो अभी हम देखेंगे पंचायत के बारे में, हेडमैन के बारे में। तो देखो, विलेज पंचायत की बात करते हैं। विलेज पंचायत क्या है कि असेंबली है एल्डर्स की। यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो इस असेंबली में शामिल होते थे, और ये जो लोग होते थे बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग होते थे गांव के। ये ऐसे लोग होते थे जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती थी जिस पर इनके हेरिडेटरी राइट्स होते थे, यानी कि वो प्रॉपर्टी इनकी है, इनके बाद इनके बच्चों की हो जाएगी, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली जाएगी। तो ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे। अब देखो, एक गांव में तो सिर्फ एक कास्ट के लोग होंगे नहीं, वहाँ पे अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लास, कोई अमीर कोई गरीब, हर टाइप के लोग होंगे। तो यहाँ पे क्या था, मिक्स्ड कास्ट विलेज था। और यहाँ पे कैसा था, हेट्रोजेनस बॉडी थी, यानी कि हर किसी को अलग अलग ग्रुप से बॉडी है, अलग क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉडी है। तो अलग अलग जब कास्ट क्लास से लोग हैं तो सबकी बात सुनी जाए, ऐसा पंचायत बनाया जाता था कि सबको अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले, सब किसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस पंचायत में। अब इस पंचायत का एक हेड हुआ करता था जिसको बोलते थे हेडमैन, जिसको बोलते हैं मुकद्दम या मंडल, दोनों में से उसके लिए पूछा जाता है एमसीक्यू में कि क्या बोला जाता है। अब ये जो हेडमैन है इसको कौन चुनता था, यही एल्डर्स चुनते थे। और सिर्फ इतना नहीं है कि एल्डर्स ने चुन लिया हो गया, नहीं, इसमें ज़मींदार की भी सहमति चाहिए, ज़मींदार को भी वो हेडमैन पसंद होना चाहिए। अब क्या होगा कि हेडमैन तो चुन लिया गया है, लेकिन हेडमैन के पास क्या पावर है और कब तक एक्सरसाइज करेगा। तो देखो, हेडमैन अपनी पावर में तब तक ही रहेगा जब तक लोग चाहेंगे, जब तक ये एल्डर्स चाहेंगे। अगर इनको लगता है कि नहीं, ये अच्छा काम नहीं कर रहा, या वो किसी भी तरीके से इनका सपोर्ट हार जाता है, तो फिर उस हेडमैन को हटा दिया जाता है। अब इस हेडमैन का मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन था कि ये सुपरवाइज करे प्रिपरेशन ऑफ द विलेज अकाउंट्स। जो विलेज अकाउंट है उसको सुपरवाइज करता रहे, और वो विलेज अकाउंट देखने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए उसको एक क्या था, असिस्टेंट भी मिला हुआ था। वो कौन होता था, अकाउंटेंट होता था या पटवारी होता था। अब ये कौन से पैसों की बात हो रही है, कौन से अकाउंट की बात हो रही है। तो देखो, पंचायत में लोग क्या करते हैं, फंड्स में ना थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, यानी कि हर एक इंसान क्या करता है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। क्यों करता है, मान लो कल को आके कोई आपदा आ गई, कहीं पे फ्लड ही आ गया तो बहुत सारे नुकसान हो गए। कहीं पर मान लो इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, कहीं पर हमको कुछ बनवाना पड़ रहा है, नहर वगैरह बनवाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर पैसों की ज़रूरत लगेगी। कई बारी रेवेन्यू ऑफिशियल्स आ जाते थे गांव में, तो उनको एंटरटेन करने के लिए भी पैसे जाते थे। तो एक अकेला सिंगल इंसान तो खुद उसका खर्चा उठा नहीं सकता, इसलिए सब पहले से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके रखते थे, ताकि वो जो बड़ा सा फंड है वो किसी काम में आ सके। तो ऐसे फंड्स की देखभाल करना भी क्या है, इस हेडमैन का काम होता था। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता था पंचायत का, ये देखना कि कोई भी कास्ट बाउंड्रीज़ को ना तोड़े, उसके रूल एंड रेगुलेशंस को ना तोड़े, ये रूल एंड रेगुलेशंस बरकरार रहे। ईस्टर्न इंडिया में तो जो शादियां होती थी वो मंडल के प्रेजेंस में होती थी, मतलब कि जब तक हेडमैन नहीं आएगा तब तक शादी नहीं होगी। हर शादी में हेडमैन को शामिल होना पड़ता था, और ये इंश्योर करना पड़ता था कि हाँ, इन्होंने जो शादी की है उसमें कास्ट के सारे रूल्स को, सारे रेगुलेशंस को माना गया है, किसी को तोड़ा नहीं गया है। और मान लो कि कई बारी कुछ लोग ऐसे चीज़ों को तोड़ दिया करते थे, या फिर वो लोग और कोई गलत काम किया करते थे, तो इन हेडमेन्स के पास, इन पंचायत के पास किसी पर फाइन लगाने की या उसको पनिश करने की भी पावर होती थी। और सबसे हार्श पनिशमेंट या सीरियस पनिशमेंट था कि किसी को कम्युनिटी से ही निकाल देना, कि तुम तो हमारी कम्युनिटी के हो ही नहीं, तुम्हें हमारी कम्युनिटी से ही निकाल दिया। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक स्टेप होता था। ड्रास्टिक स्टेप क्यों था, देखो, किसी को कम्युनिटी से निकाल दिया तो मतलब उसको गांव से निकाल दिया, उसके पास अपना प्रोफेशन छूट गया, अब उस कास्ट से भी बिलोंग नहीं कर रहा, और पहले तो कास्ट के बेसिस पर प्रोफेशन होता था, यानी कि अब वो कमा भी नहीं सकता। तो ये बहुत ही सीरियस पनिशमेंट होती थी। और वैसे जनरली ये पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं दी जाती थी, ये कुछ टाइम के लिए ही उस इंसान को दी जाती थी, लेकिन ये पनिशमेंट बहुत ही सीरियस होती थी। माना जाता था कि कुछ लोग कास्ट के रूल्स या रेगुलेशन को तोड़ते थे तो उन पर ऐसी पनिशमेंट लगाई जाती थी, उनको ऐसे पनिश किया जाता था। अब ये तो हम पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन
पंचायत में क्या है कि उसके अंदर भी एक पंचायत है, यानी कि हर गांव में एक विलेज पंचायत है, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग कास्ट वाले लोगों ने, अलग अलग जाति वाले लोगों ने जाति पंचायत भी बना ली है। और ये आपको कहाँ पे, राजस्थान में हो गया, या फिर बहुत सारी अलग जगह पे आपको ये देखने को मिलता था कि यहाँ पे जाति पंचायत होती थी। ये जाति पंचायत के पास भी अच्छी खासी पावर होती थी, ये लोग भी न्याय करते थे, डिसीजन लेते थे, कुछ कामों को देखा करते थे। कोई लैंड डिस्प्यूट है तो उसको भी देखेंगे, कहीं पर क्राइम हो रहा है तो उस पर भी वो लोग अपना फैसला सुनाते थे। ये लोग भी इंश्योर करते थे कि जो मैरिज वगैरह हो रही है वहाँ पर कोई भी कास्ट के रूल को या रेगुलेशन को ना तोड़े। और इनके जो डिसीजंस होते थे जाति पंचायत के, उसके डिसीजंस को तो स्टेट भी रेस्पेक्ट करता था, यानी कि अगर ये क्राइम वाले जो भी केस है उसको छोड़कर अगर किसी और चीज़ में फैसला सुनाते हैं तो मोस्टली टाइम्स जो स्टेट होते थे, जो एम्पायर है, जो राजा है, वो भी इन्हीं का फेवर करते थे, इन्हीं की साइड रहते थे। बस क्राइम वाले चीज़ों में ऐसा नहीं होता था। हमें आर्काइवल रिकॉर्ड्स भी देखने को मिले हैं वेस्टर्न इंडिया से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से। इसमें पेटिशंस लगाई हुई है टू हाई टैक्सेशन को लेकर या फिर डिमांड फॉर अनपेड लेबर को लेकर कि देखो हमने तो काम कर दिया लेकिन हमें हमारे लेबर का पैसा नहीं मिल रहा। ऐसे काफ़ी लोगों ने, और लोगों ने क्या, जो लोग माना जाता है कि लोअर कास्ट से थे या फिर जाति पंचायत वाले लोग थे, इन्होंने ऐसी पेटिशंस लगाई थी कि हमारे लोगों ने तो काम कर दिया लेकिन फिर भी उनको पैसा नहीं मिल रहा। कई बारी अपर कास्ट वाले लोग नहीं दे रहे, या फिर थोड़े रिच लोग जो हैं वो लोग नहीं दे रहे, कई बारी ज़मींदार नहीं दे रहा। इन्होंने ये भी पेटिशन लगाई है कि टैक्सेस की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसको कम होना चाहिए। तो ऐसे भी ये लोग कई बारी क्या करते थे, पेटिशंस दायर करते थे। अब क्या होता था कि सिर्फ यही लोग नहीं करते थे बल्कि अपर कास्ट वाली जो भी जाति पंचायत होती थी या फिर वैसे भी पंचायत होती थी, इनमें जो लोग थे वो लोग भी पेटिशन लगाया करते थे, ये कहते हुए कि टैक्सेस की डिमांड तो बहुत ज़्यादा हाई है, अभी हमारे यहाँ पे ड्रॉट है, सूखा पड़ गया है, या बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे में हम पैसे कहाँ से दें, तो हमारे जो टैक्सेस है वो माफ़ कर दो। इन सारी चीज़ों को लेकर पेटिशन लगाए जाते थे, क्योंकि लोग क्या मानते थे, जो पेटिशनर है वो क्या मानता था कि विलेज पंचायत तो एक तरीके से कोर्ट ऑफ अपील है जो कि ये इंश्योर करेगा कि हाँ हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मतलब हमें नहीं पता कि राजा हमारे साथ न्याय करेगा कि नहीं, लेकिन हमें ये भरोसा है कि हमारा जो पंचायत है वो हमारे साथ न्याय करेगा, और वही पंचायत ये भी इंश्योर करेगा कि राजा जो है हमारे साथ जस्टिस करे, हमारे साथ हमें न्याय दे, वो हमारे साथ से भेदभाव ना करे। तो ऐसे कई बारी डिमांड्स उठाए जाते थे। अब देखो हर केस में डिसीजन तो अलग अलग होगा, लेकिन अगर कोई रिवेन्यू डिमांड से रिलेटेड केस होता था पीजेंट्स के बीच में, स्टेट के बीच में, ज़मींदार, लोअर कास्ट, इन सब के बीच में, तो जनरली वहाँ पे क्या माना जाता था कि पंचायत डिसीजन देती थी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लेकिन हर जगह तो कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं था। कई बारी क्या होता था कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाते थे, और जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ फेल हो जाता था वहाँ पे पीजेंट्स एक और ड्रास्टिक स्टेप ले लेते थे। एक बहुत ही उनके पास अलग मेथड था कि वो गांव ही छोड़कर चले जाते थे। जब वो गांव ही छोड़ के चले जाते थे तो ये सबसे ज़्यादा एक ड्रास्टिक स्टेप हो जाता था, क्योंकि देखो कहीं पर भी आपको अनकल्टिवेटेड लैंड मिल जाएगा, आपको लेबर रिसोर्सेज को लेकर उतना कंपटीशन जो है, इस वजह से ये क्या बन गया है, वेपन्स बन गया है कल्टीवेटर्स के हाथ में। तो लोग क्या करते थे कि जब उनको लगता था कि कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं हो रहा, हमारे हक में फैसला भी नहीं आ रहा, तो वो लोग क्या करते थे, गांव छोड़कर ही चले जाया करते थे। अब देखते हैं विलेज आर्टिशंस के बारे में। तो देखो एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या था गांव का, कि वहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ एक्सचेंज था डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के टाइम पे। मराठी डॉक्यूमेंट को देखें या विलेज सर्वेज को देखें तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे आर्टिशंस भी थे गांव में। हम क्या मान रहे थे कि पीजेंट ही हैं, लेकिन पीजेंट तो है ही, लेकिन साथ में आर्टिशंस भी है। अगर मैं इसको ऐसे बताऊँ तो जितने भी गांव में हाउस होल्ड थे, जितने भी घर थे, उनके 25% जो घर थे उसमें क्या था, आर्टिसनल वर्क हुआ करता था। अब देखो ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है इसमें अलग अलग काम हो रहे हैं। वैसे ये जो आर्टिशंस थे, ये जो पीजेंट्स थे, इनके बीच में एक डिफरेंस बहुत ही कम था। क्यों? क्योंकि दोनों काम एक ही इंसान कर लिया करता था, यानी कई बारी पीजेंट ही आर्टिशंस का काम कर लिया करते थे, या उनकी फैमिली इन कामों में, इन क्राफ्ट प्रोडक्शन के कामों में भाग लिया करती थी, जैसे डाइंग है, टेक्सटाइल है, प्रिंटिंग, बेकिंग, फायरिंग ऑफ पोट्री, मेकिंग एंड रिपेयरिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ये क्या है,
कि इन सारी चीज़ों के लिए कौन काम कर रहा है, इसमें या तो खुद पीजेंट काम कर रहा है या उसकी फैमिली काम कर रही है। तो क्या है, डिफरेंस पीजेंट या आर्टिशन के बीच में कम रह जाता था, क्योंकि एक ही इंसान जो है वो कुछ टाइम के लिए पीजेंट बन जाएगा, कुछ टाइम के लिए आर्टिशन बन जाएगा। वो कैसे, देखो मान लो जब एग्रीकल्चर का टाइम है, जब रबी या खरीफ क्रॉप होती है, तो क्या करेगा, वो सबसे पहले जो है खेत जोतेगा, फिर उसमें बीज डालेगा, फिर वो फसलें उगेंगी। अब जो बीज डाला है, जो उसमें पानी डाला है और जो उगने का टाइम है, उसके बीच में कुछ डिफरेंस है, तो वो जो बीज का टाइम उसके पास बच गया ना, वो उसमें आर्टिशनल वर्क कर लेता था या उसकी फैमिली के साथ वो क्या है, क्राफ्ट प्रोडक्शन में भाग ले लेता था। इसलिए हमारा कहना है कि ये एक ही इंसान जो है दो टाइप के काम भी कर लेता था। अब जो विलेज आर्टिशंस थे, जैसे पॉटर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, बार्बर्स, गोल्ड स्मिथ, ये लोग कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ये लोग स्पेशल काम कर रहे हैं, स्पेशल सर्विस दे रहे हैं, तो इसके बदले में भी तो इनको कुछ मिलेगा ना। तो इनको पेमेंट करने के ना 3 टाइप के तरीके थे, यानी इनको 3 तरीके से इनको कुछ मिलता था इनके दिए हुए सर्विस के बदले में। जैसे कई बारी जो फसलें उगी उसका कुछ पार्ट दे दिया इनको, कई बारी कुछ लैंड अलॉट कर दी गई, कई बारी कल्टिवल वेस्ट दे दिए गए। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं है कि मन में आए तो उठा के दे दी, ये भी पंचायत डिसाइड करा करता था। अब इनको जो ये लैंड वगैरह मिलती थी ना, उसे कहते थे मीराज या वतन, क्योंकि ये एक तरीके से उनकी हेरिडेटरी होल्डिंग्स हो गई। देखो अब मैंने कुछ काम किया तो मुझे उस काम के बदले में लैंड मिला, तो ऐसा नहीं है कि वो लैंड मेरा ही है, वो मेरे आगे मैं अपनी जनरेशन को पास ऑन कर सकती हूँ, मेरे बाद आगे वाली जनरेशन का हो जाएगा। ऐसे ये हेरिडेटरी होल्डिंग्स हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको उसके बदले में फसलों का कुछ पार्ट मिलेगा, पैसे मिलते ही नहीं थे, कई बारी पैसे भी मिलते थे। कई बारी जो है वो जो सर्विसेज दिया करते थे उसके बदले में उनको कुछ पैसा या कुछ खाने को मिला करता था। जैसे अगर आप 18 सेंचुरी का रिकॉर्ड देखोगे, बंगाल के ज़मींदार के लोग बारे में देखेंगे, तो ये लोग भी कुछ पे किया करते थे ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स को। अगर इनके यहाँ पे कुछ काम किया है तो उसके बदले में ये लोग क्या करते थे, उसको कुछ डेली अलाउंस दिया करते थे और साथ में उसके खाने पीने का भी ये लोग इंतज़ाम किया करते थे, जिसका वो बाद में कहने लगे जजमानी सिस्टम। अब ये बाद में 16-17 सेंचुरी में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है ये वर्ड जजमानी सिस्टम, लेकिन ये जो था, ये सिस्टम तो चालू था, ये सिस्टम तो उस टाइम पे काम कर रहा था कि ऐसे भी किया जाता था। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उस टाइम पे कैसे विलेज में ट्रेड हो रहा था, माइक्रो लेवल पे कैसे लोग अपनी सर्विसेज दिया करते थे, फिर उनको कैसे पेमेंट किया जाता था। देखो कैश का यूज़ कम हुआ करता था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं हुआ करता था, बस कम हुआ करता था। उसी टाइम पे हमने देखा एक लिटिल रिपब्लिक के बारे में। और लिटिल रिपब्लिक क्या है, तो देखो जब ब्रिटिश ऑफिशियल 19वीं सेंचुरी में गांव को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो लिटिल रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग मिलकर रह रहे हैं, सारे रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर रहे हैं, आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक पार्ट था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखो अगर आप गाँव को देखोगे तो वहाँ पे लोग रिसोर्सेज तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज पर सबका अलग अलग अधिकार है, किसी के पास ज़्यादा अधिकार है, किसी के पास कम अधिकार है। वहाँ पे फिर पंचायत भी है, लेकिन उस पंचायत में ज़्यादा बात किसकी सुनी जाती है, जो अच्छे अपर कास्ट वाले लोग हैं या फिर जो अमीर लोग हैं उनकी ज़्यादा बात सुनी जाती है। कई बार वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ भी है गाँव में, तो ये भी यहाँ पे दिखाया गया। दूसरा, एक कैश नेक्सस जो था उस टाइम पे ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका था। वहाँ पर काफ़ी जगह पे जो है कैश भी लोगों को पेमेंट की जाती थी। जैसे जो रिवेन्यू जो है, मान लो कहीं से टैक्स लेना है तो ये असेस किया गया कि हाँ यहाँ से कितना टैक्स लेंगे, और वहाँ से जब टैक्स कलेक्ट किया गया तो वो कई बारी कैश किया जाता था कि पैसे ले लिए जाते थे टैक्स में। कई बारी जैसे फसलों का हिस्सा भी लिया जाता था और कई बारी टैक्सेस में पैसे भी लिए जाते थे। आर्टिशन जो कि प्रोड्यूस करते थे एक्सपोर्ट मार्केट के लिए कोई सामान कि हाँ हमें ट्रेड करना है, तो उनको भी जो एडवांस मिलता था, जो पैसे आते थे, वो कैसे मिलते थे, प्रोड्यूसर्स की तरह ही कैश में मिलते थे। अब बात करते हैं विमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में कि विमेन की क्या पोजीशन थी उस टाइम पे। देखो जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे काम होते हैं, खेत जोतने का भी काम है, फिर उसमें बीज लगाओ, फिर उसमें फसलें उगती हैं उसको काटो, तो बहुत सारे काम होते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है कि कुछ काम तो मेन के लिए होते हैं, कुछ विमेन के लिए। जैसे मान लो जो मेन है उसने क्या किया, उसने खेत जोत दिया, तो विमेन क्या करेगी, उसमें सीड्स वगैरह डाल देगी। तो हम जो कहते हैं कि मेन का काम अलग है, बाहर का काम है, विमेन का जो है घर का काम
काम है, ये उस टाइम पे एग्रीकल्चर में पॉसिबल नहीं था। एग्रीकल्चर में तो दोनों का ही लेबर चाहिए होता था, तो ये सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं था, बल्कि वहाँ पे क्या था कि दोनों को कंधे से कंधे मिलाकर काम करना पड़ेगा, तभी जो है उनकी फसलें अच्छी से हो पाएगी। और हमने देखा कि जैसे जैसे न्यूक्लिएटेड विलेज की ग्रोथ हुई, जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ इंडिविजुएटेड पीजेंट फार्मिंग का, वैसे वैसे क्या है विमेन का थोड़ा रोल भी बढ़ता चला गया, और ये सेग्रीगेशन जो लोग कहते हैं वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों को ही काम करना पड़ता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विमेंस के बारे में जो है लोगों के मन में कुछ गलत धारणा नहीं थी। देखो, एक एग्रीकल्चर में या एक पीजेंट को क्या चाहिए होता है कि बेसिस क्या होता है प्रोडक्शन का, कि उसे सारा लेबर और रिसोर्स चाहिए घर का। अब देखो, उस टाइम पे जो विमेन थी, जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन थी, जो कि अपने पीरियड्स पे हुआ करती थी, उनको लेकर काफ़ी सारी बातें कही जाती थी। जैसे उनको कोई भी प्लो या पोटर्स का जो व्हील होता है वेस्टर्न इंडिया में, वो छूने नहीं दिया जाता था। बंगाल में जहाँ पर ये बीटल लीव्स पान जो है वो उगाए जाते हैं, वहाँ पर उनको एंटर करने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। देखो, वो आर्टिसनल टास्क किया करती, स्पिनिंग यार्न, शिफ्टिंग, नीडिंग क्ले फॉर पोएट्री, एम्ब्रॉयडरी, ऐसे काफ़ी सारे काम जो है ये औरतें किया करती थी। और ऐसे जो प्रोडक्शन के लिए हर बारी फीमेल लेबर पर लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता था। जितना ज़्यादा कमर्शलाइज वो प्रोडक्ट है, जितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिकेगा, उतना ज़्यादा क्या है डिमांड होगी विमेन लेबर की, क्योंकि वही वो काम कर रही होती थी। तो उनकी बहुत इम्पोर्टेंस थी इस लाइन में। और वो अलग अलग जगह भी कई बारी उनको मार्केट में भी काम करना पड़ता था, तो वो करती थी। वुमेन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स थी। और वैसे काफ़ी लोग वुमेन को क्या मानते थे, चाइल्ड बियरर्स भी मानते थे, कि ये जो है वो बच्चे को जन्म देंगी। और इस वजह से क्या थे, हाई मोर्टेलिटी रेट्स भी थे, बहुत ज़्यादा संख्या में वीमेंस की डेथ भी हो रही थी। क्यों? मैल न्यूट्रिशंस की वजह से। अच्छा न्यूट्रिशन उनको बॉडी को नहीं मिल पा रहा, अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है, बार बार वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, और कई बारी बच्चे को जन्म देते ही बहुत सारी औरतों की जो है डेथ हो जाया करती थी। इस वजह से क्या होने लगा, वाइफ्स का जो है शॉर्टेज होने लगा। और फिर क्या हुआ, कुछ अलग ही कस्टम्स उभर के आए, एक अलग टाइप का सिस्टम उभर के आया। जैसे पहले क्या है, डाउरी ली जाती थी कि दहेज देना पड़ता था। अब दहेज नहीं देना पड़ता था, बल्कि अब ब्राइड प्राइस पे करना पड़ता था, यानी कि जो फैमिली है ब्राइड की, जो दुल्हन की फैमिली है, उसी को पैसे मिल रहे हैं शादी करने के लिए, पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस दिया करता था। और उस टाइम पे जैसे जो डिवोर्स्ड वुमेन है, जिसको डिवोर्स मिल गया है, या फिर जो विधवा औरत है, उसकी भी रीमैरिज की जाती थी, उसको भी उतना गलत नहीं देखा जाता था। अब ये किस ग्रुप की बात हो रही है, बात हो रही है पीजेंट्स ग्रुप की, आर्टिशंस ग्रुप की, क्योंकि इनके यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम उभर के आया था। यहाँ पे एलीट्स ग्रुप की बात नहीं हो रही। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे। विमेन को क्या माना जाता है, रिप्रोडक्टिव फोर्स, तो ये लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए कई बारी लोगों को लगता था कि इन पर से हमारा कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। तो घर के जो हेड होते थे, मेल हेड होते थे अक्सर, वो हमेशा क्या चाहते थे कि इन लोगों के ऊपर मेरा हमेशा क्या रहे, कंट्रोल रहे। और कभी ये पता चल जाता था कि कोई विमेन जो है, कोई फीमेल जो है वो अपने हस्बैंड पे चीट कर रही है, तो उस इनफिडिलिटी के केस में उन पर बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट भी लगाई जाती थी। वैसे हमें डॉक्यूमेंट्स देखने को मिले हैं अलग अलग जगह से, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से, जहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि पेटिशंस देखने को मिलती है, जो कि विमेंस ने भेजी है विलेज पंचायत में, जस्टिस की डिमांड करते हुए, ये कहते हुए कि मेरा जो हस्बैंड है वो चीट कर रहा है, या फिर वो मुझ पर या मेरे बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखो, मेन इनफिडिलिटी के केस में कि जो हस्बैंड है वो चीट कर रहा है, उस पर कई बारी सज़ा सुनाई भी जाती थी, कई बारी उतनी हार्श सज़ा नहीं सुनाई जाती थी। लेकिन जब ये कहते थे कि मेरे या मेरे बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो जो सुपीरियर कास्ट ग्रुप्स है वो लोग इंटरवीन करते थे और ये इंश्योर करते थे कि फैमिली पर ध्यान दिया जाए और फैमिली को वो मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। विमेन जो है उन्होंने पिटीशन दिया हुआ है पंचायत में कई बारी, लेकिन हर बारी उनका नाम नहीं होता था, कई बारी उनके नाम को हटा दिया जाता था, और वो किसकी वाइफ है, किसकी सिस्टर है, किसकी बेटी है, ऐसे उनके नाम डाल दिए जाते थे। वैसे तो विमेन के पास जो है वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का भी राइट था। अगर आप लैंडेड, मतलब कि जो ज़मींदार्स हैं ऐसे ग्रुप में देखो, तो वो उनके पास प्रॉपर्टी भी रहती थी।
पंजाब से आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को भी मिलेंगे। पंजाब में तो जो औरत विधवा होती थी या और भी टाइप के औरत के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रॉपर्टी सेल करने का या ख़रीदने का काम किया करती थी। हिंदू मुस्लिम में भी ऐसे विमेंस होती थी ज़मींदारी जिनके पास होती थी, प्रॉपर्टी होती थी और उनके पास पूरा राइट होता था कि वो ज़मीन खरीदे, बेचे या फिर उसको गिरवी रख दे। विमेन ज़मींदार तो 18th सेंचुरी में बंगाल में भी उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिले, बल्कि सबसे ज़्यादा बिगेस्ट और मोस्ट फेमस 18th सेंचुरी ज़मींदारीज में था राजशाही, जिसके पास विमेन जो थी वो गाइड करने के लिए थी, हेल्म के तौर पे थी। अब बात करते हैं फॉरेस्ट ट्राइब्स के बारे में। देखो अभी तक हम पीजेंट्स के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आपको ये ध्यान में रखना है कि हर जगह पर सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं था, हर जगह पे अच्छी एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी। काफ़ी सारा ऐसा भी एरिया था जहाँ पे फॉरेस्ट था, जंगल था, स्क्रब लैंड था, और वो कहाँ पे था, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, इन सारे पार्ट्स में भी ये सारे जंगल हुआ करते थे। अब हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सके कि कितने परसेंट फॉरेस्ट थे पूरे इंडिया में, लेकिन हाँ हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक गेस करते हैं इस सोर्सेज को पढ़कर। तो हमारा मानना है कि ऑन एन एवरेज 40% जो है इंडिया का पार्ट जो था फॉरेस्ट था, उस टाइम पर 40% फॉरेस्ट थे इंडिया में। अब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ना, उनको क्या कहा जाता था, उनको जंगली कहा जाता था। अब जंगली का मतलब ये नहीं है कि इंसान सिविलाइज नहीं है, आज ऐसे ये वर्ड यूज़ किया जाता है, पहले जंगली का मतलब ये नहीं था। पहले जंगली का मतलब था कि ये जो इंसान है ये जंगल में ही रहता है, जंगल में ही इसको खाना पीना मिलता है, जंगल ही क्या है इसके रहने का एरिया भी है, यहाँ पर ये हंटिंग भी करता है, यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी जो है वो करता है, इसकी लिवलीहुड एंटायरली जो है वो इस फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करती है, उसको जंगली कहा जाता था। अब इन लोगों की एक्टिविटीज़ जो थी वो टाइम टू टाइम डिफ़र करती थी। जैसे आपको भील्स का एग्जांपल दिया गया है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग स्प्रिंग्स में फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है उसको कलेक्ट किया करते थे, फिर स्प्रिंग में ये लोग फिशिंग किया करते थे, मॉनसून के टाइम में अच्छी खेती होती थी इसलिए कल्टीवेशन किया करते थे, और ऑटम के टाइम पे ये लोग हंटिंग किया करते थे। तो ऐसे इनकी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम बदलती थी, यानी सीजन वाइज ये लोग काम किया करते थे, ये लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे। और वैसे स्टेट कैसे फॉरेस्ट को देखता था, स्टेट देखता था कि ये जो फॉरेस्ट है वो सबवर्सिव प्लेस है, एक बहुत ही ऐसी जगह है जो कि रिफ्यूजी के लिए है, ट्रबल मेकर्स के लिए है। एक बारी बाबर ने कहा था कि जंगल जो है वो गुड डिफेंस, एक अच्छा डिफेंस प्रोवाइड करता है, जिसके पीछे प्रज्ञा के लोग जा जाके क्या है रिबेलियस हो गए हैं, कोई टैक्सेस नहीं देते, मतलब वो लोग टैक्सेस भी नहीं देते हैं और वो लोग रिबेलियस हैं, बात नहीं मानते हैं, लेकिन वो क्या है जंगल में चले जाते हैं या जंगल में रहते हैं, और ऐसे डेंस एरिया में उनके लोगों को, यानी कि जो बाबर है उसके लोगों को जाने में दिक्कत आती होगी, इसलिए उसने कहा कि फॉरेस्ट क्या है, एक अच्छा डिफेंस है इन लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में ही इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।